नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा प्रोटीन। हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे। ब्लड में हमने नॉर्मल ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड का फंक्शन ये देखा था और वहाँ पे सीरम क्या होता है वो देखा था। उसके बाद उसका जो मेजर पोर्शन आता है वो क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है लगभग 55% रहता है। हम लोग उसको देखते हैं कि ये इसके कार्य क्या है, ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मा का कंपोजिशन जो आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था वो आप देख लीजिए। प्लाज्मा जो होता है वह 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड होता है। सबसे पहले सॉलिड होता है, देन वाटर होता है, देन गैसेस होता है। तो जो सॉलिड पार्ट है वो क्या है, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। अमीनो एसिड में 2 पार्ट होता है, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं। चौथे नंबर पे क्या आता है, फैट में आता है ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड। 5वें नंबर पे क्या आता है, इंटरनल सिक्रीशंस यानी कि हार्मोन्स हो गए। देन आया एंजाइम्स में एमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एसिड फास्फेटेज, एल्कलाइन फास्फेटेज, लाइपेज, स्टेरेज, प्रोटीएज और ट्रांस एमिलेज। तो 3-4 इसमें से याद रखिएगा, पर्याप्त है। नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो देखिए, अमोनिया, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन एक साथ याद करिएगा, जैंथिन, हाइपोजैंथिन एक साथ, यूरिया एंड यूरिक एसिड एक साथ। तो 2-2 का पेयर बना के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ये क्या है, सारे नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस हैं। कुछ एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं। इसके अलावा फिर इनऑर्गेनिक में क्या आएगा, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, कोलाइड, फॉस्फेट, आयोडीन, आयरन, कॉपर, ये सारी चीज़ें आएंगी। और जो गैसियस फॉर्म होते हैं उसमें क्या आता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ठीक, ये याद करके रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स बेसिकली होती क्या है, 3 तरह की प्लाज्मा प्रोटीन्स बॉडी में पाई जाती हैं। पहला क्या है, सीरम एल्बुमिन, दूसरा सीरम ग्लोबुलिन और तीसरे नंबर पे क्या है, फाइब्रिनोजन। सीरम क्या होता है, सीरम कंटेन ओनली एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। हम लोगों ने पढ़ा था कि सीरम क्या होता है, ऑलमोस्ट प्लाज्मा जैसा ही होता है, बस क्या कमी होती है उसमें, फाइब्रिनोजन नहीं होते। क्यों? क्योंकि फाइब्रिनोजन जो है वह एब्सेंट होता है, वह फाइब्रिन में चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, बिकॉज ऑफ दिस एल्बुमिन ग्लोबुलिन आर यूजुअली कॉल्ड द सीरम एल्बुमिन एंड सीरम ग्लोबुलिन। ठीक, ये याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। नॉर्मल वैल्यू क्या है, नॉर्मल वैल्यू में देखिए टोटल प्लाज्मा प्रोटीन जो है कितना होता है, 7.3 ग्राम पर डीएल, 6.4 to 8.3 ग्राम पर डीएल। सीरम एल्बुमिन अगर आप देखेंगे, जैसे पहला जो है वह 4.7 ग्राम पर डीएल है, सीरम ग्लोबुलिन जो है वह 2.3 ग्राम पर डीएल है, फाइब्रिनोजन जो है वो कितना है, 0.3 ग्राम पर डीएल। ठीक, ये याद रखिएगा। देन आता है एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड टेस्ट में। हम इसको देखते हैं, इससे हमें पता चलता है कि वह लीवर और आर्गन किस तरह से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि एल्बुमिन क्या होता है, सोलली बनता है किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। अगर लीवर में गड़बड़ी होगी तो एल्बुमिन नहीं बनेगा, उसके न बनने से क्या होगा, एजी रेशियो चेंज हो जाएगा। रेशियो बिटवीन द प्लाज्मा लेवल ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, जिसको क्या बोलते हैं, एजी रेशियो, इट इज 2:1, यानी 2 एल्बुमिन पार्ट होगा, एक क्या होगा, ग्लोबुलिन पार्ट होगा। ठीक, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सम डिजीजेज इन्वॉल्विंग लीवर एंड किडनी। जहाँ पे प्रोटीनूरिया हो रहा होगा वहाँ पे इनका लॉस हो रहा होगा तो वहाँ चेंज हो जाएगा, जहाँ एल्बुमिन नहीं बन रहा होगा वहाँ भी लॉस हो जाएगा, तो वहाँ पे भी रेशियो चेंज हो जाएगा। तो हमें एक प्रॉपर एक तरीके से इंडिकेशन मिल जाता है, स्क्रीनिंग हो जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ी है। देन आता है सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन्स आपको अलग कैसे कर सकते हैं, तो कुछ मेथड्स के नाम दिए हैं, बस उन मेथड्स के नाम आप जानिएगा। पहला क्या है, प्रेसिपिटेशन मेथड है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप ब्लड को ऐसे ही रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड सेल्स नीचे बैठ जाएंगी और ऊपर जो दिखेगा वो क्या होगा, प्लाज्मा होगा। प्रोटीन इज द सीरम, प्रोटीन इन द सीरम आर सेपरेटेड इनटू एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। दिस इज डन बाय द प्रेसिपिटेटिंग ग्लोबुलिन विद 22% सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। इसमें क्या यूज किया गया है, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। सोडियम सल्फेट सोल्यूशन बस याद रखिएगा नाम इसका, हम इसको यूज करके प्रेसिपिटेशन करते हैं। दूसरा क्या है, साल्टिंग आउट मेथड क्या है, इसमें क्या होता है,
सीरम ग्लोबुलिन इज सेपरेटेड इनटू टू फ्रैक्शंस कॉल्ड यू ग्लोबुलिन एंड स्यूडो ग्लोबुलिन। तो यू ग्लोबुलिन क्या होता है, फुल सेचुरेशन विथ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ हम इसको करते हैं, हाफ सेचुरेशन विद मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन एंड 1/3 सेचुरेशन विथ अमोनियम सल्फेट। ये तीन चीज़ों का यूज करके जो हमें प्राप्त होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वो क्या हो जाएगा, वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, जो इनसॉल्युबल होगा वो क्या होगा, यू ग्लोबुलिन होगा। स्यूडो ग्लोबुलिन इज सॉल्टेड आउट बाय द फुली सेचुरेशन विथ मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाफ सेचुरेटेड विद अमोनियम सल्फेट एंड इज सॉल्युबल, ये क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा और इट कैन नॉट बी सॉल्टेड आउट बाय द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ठीक है, अब ये तो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमको पता होना चाहिए कि एक सॉल्टिंग आउट मेथड होता है, एक प्रिसिपिटेशन मेथड होता है, और भी एक दो मेथड है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइटिक मेथड वो होते हैं जहाँ पे आप क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन सेपरेटेड बाय डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंसेस इलेक्ट्रिकल चार्जेज को हम देखते हैं, उसी से हम क्या करते हैं, उससे रेट ऑफ माइग्रेशन देख लेते हैं। तो सीरियस अपरेटस यूज किया जाता है, इसको याद रखिएगा, और तो कुछ है नहीं याद करने को, ठीक है। कौन फ्रैक्शनल प्रिपरेशन मेथड होता है, ये भी यूज किया जाता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, जिसमें चूंकि प्लाज्मा प्रोटीन की डेंसिटी अलग होती है तो क्या होगा, वो उसी पे सेंट्रीफ्यूज होंगे, तो उसमें आरपीएम के द्वारा उसको आप अलग कर लेते हैं। तो ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जेल्स फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है, ये भी यूज किया जाता है इसको अलग करने के लिए। तो अब हमारा जो एक इम्यूनो इलेक्ट्रोफाइटिक मेथड है, इसको भी यूज किया जाता है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। हाँ, अब देखते हैं क्या हम लोग, जो हमारे काम का चीज़ है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, एल्बुमिन का कितना है याद रखिएगा, 69,000 है। ग्लोबुलिन कितना है, 156 है, 1,56,000, और ये कितना है, 4 लाख। फाइब्रोनेजन का 10 द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फाइब्रोनोजन इज ग्रेटर देन द अदर टू प्रोटीन्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, वो कौन है, फाइब्रोनोजन है, और इन कंपेयर टू एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। ठीक, फिर क्या आता है, आंकोटिक प्रेशर। ये बार बार यूज होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में और ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। आंकोटिक प्रेशर क्या होता है, एक निगेटिव प्रेशर एक तरीके का होता है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसको बोलते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आंकोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड। ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द प्रोटीन इन द प्लाज्मा इज कॉल्ड कोलाइडल ऑस्मोटिक या कोलाइडल आंकोटिक प्रेशर। नॉर्मली इट इज अबाउट 25 mmHg। एल्बुमिन प्ले ए मेजर रोल इन एक्सर्टिंग द आंकोटिक प्रेशर। जब भी कहीं पे चेंज होना होगा, एक्सचेंज होना होगा, कुछ पॉजिटिव प्रेशर होते हैं, कुछ नेगेटिव प्रेशर होते हैं, इनको हम स्टार्लिंग फोर्सेस बोलते हैं। उसी में जो आपका कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसमें मेजर रोल किसके द्वारा आ रहा है, हम देख रहे हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन्स उसमें ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं। वैल्यू क्या होती है, अप टू 25 mmHg। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 1.026 होता है। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो क्या है, ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स कहाँ से बनती हैं वो देखना है हमको। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स बनने का 2 पार्ट है। पहला इम्ब्रियो, जब इम्ब्रियो यानी कि जब फीटल पीरियड होता है तब प्लाज्मा प्रोटीन्स कहाँ से बनेंगे, और दूसरा एडल्ट हो जाएगा तब। तो फीटल पीरियड में क्या होता है, द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द मेसेनकाइम सेल। मेसेनकाइम सेल क्या होती हैं, एक तरह की प्लूरीपोटेंट सेल होती हैं, वो उस तरह से कार्य करती हैं। द एल्बुमिन इज सिंथेसाइज्ड फर्स्ट, सबसे पहले एल्बुमिन बनता है जो कि मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स है। उसके बाद अदर प्रोटीन्स यानी कि ग्लोबुलिन वगैरह बनती हैं। ये है एम्ब्रियो की स्थिति। उसके बाद क्या होता है, जब एडल्ट में आएंगे तो क्या होगा, इन एडल्ट द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड मेनली फ्रॉम द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल ऑफ द लीवर। तो प्लाज्मा प्रोटीन जनरली कहाँ से बनता है, लीवर से बनेगा। द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड आल्सो फ्रॉम द स्प्लीन। स्प्लीन से भी बनता है, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन मतलब एल्बुमिन को छोड़ करके ग्लोबुलिन वगैरह स्प्लीन, बोन मैरो ये सब बनाते हैं। लेकिन जो एल्बुमिन है स्पेशलाइज रूप से कहाँ बनता है, एल्बुमिन ही बनाता है ये। ठीक है, ठीक है। और जनरल टिश्यू सेल वगैरह। गामा ग्लोबुलिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द बीटा लिम्फोसाइट। ये याद रखिएगा, ये आएगा, ये इम्यूनोप्रोटीन्स पढ़ाएंगे तब वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। आखिर प्लाज्मा प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स आर वेरी इसेंशियल फॉर द बॉडी। पहला क्या है, रोल इन द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड।
फाइब्रोनेजिन इसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में फाइब्रोनेजिन का रोल है, जो हम आप लोग पढ़ाएंगे तो आगे देखेंगे आप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, फाइब्रिन बनता है जो कि फाइब्रोनेजिन का डेरिवेटिव है और वह ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। दूसरे नंबर पे क्या है, रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। गामा ग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का आपने नाम सुना होगा, GAMED करके। इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी बाय एक्टिंग एज एंटीबॉडीज। ठीक है, इम्यून सबस्टांसेस एंटीबॉडीज बनाती हैं। दीज प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक, एंटीबॉडी रिएक्ट विद द एंटीजन ऑफ द वेरियस माइक्रोऑर्गेनिज्म which cause diseases like diphtheria, typhoid, streptococcal infection, mumps, influenza, measles, hepatitis, rubella, polio etc. इस तरह के अगर कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में होता है तो उसमें हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं, वो उससे फाइट करती हैं। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, दूसरा फंक्शन हो गया, कोगुलेशन में रोल है, हमें पता चल गया। फाइब्रिनोजिन इसेंशियल होता है कोगुलेशन के लिए। दूसरे नंबर पे क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म में भी इसका रोल है। क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडीज बनाती हैं जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। इसके बाद आता है रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द ब्लड। Albumin, alpha globulins and beta globulins are responsible for the transport of the hormone enzyme. The alpha and beta globulins play an important role in the transport of the metals in the body. तो इसको आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा। हार्मोन्स एंजाइम को कैरी करने में और बहुत सारे मेटल्स को कैरी करने में प्लाज्मा प्रोटीन्स का रोल होता है। देन आता है रोल इन द मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड। तो अभी हम लोगों ने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर या अंकोटिक प्रेशर जो होता है वह बेसिकली क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के कारण होता है। इन एट द कैपिलरी लेवल मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। तो जैसे यहाँ पे आर्टरीज होती हैं, उसके बाद आर्ट्रियोल होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कैपिलरी आएगी, फिर इसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे वेन्स बन जाती हैं। तो जो कैपिलरी एरिया, यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता है आर्टरी और वेन में। कैपिलरी एक्शन जगह होती है, वहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है मोस्ट ऑफ द ब्लड एंड द टिश्यू। हाउएवर बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज द प्लाज्मा प्रोटीन्स कैन नॉट पासेस थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन। प्लाज्मा प्रोटीन्स उससे बाहर नहीं निकलेंगे। एंड रिमेन इन द ब्लड। इन द ब्लड दिस प्रोटीन एक्सर्ट द कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इन प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर रहने से क्या होता है, एक कोलाइडल प्रेशर बनता है जिसको हम लोग कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये कितना होता है, 25 mmHg होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन्स इज अबाउट 25 mmHg। सिंस द concentration ऑफ द एल्बुमिन इज मोर देन द अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स, इट एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर। ग्लोबुलिन इज द नेक्स्ट फाइब्रोनेजिन एक्सर्ट द लिस्ट प्रेशर। तो हमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर किसके कारण होता है, एल्बुमिन के कारण होता है। अगर एल्बुमिन की मात्रा कम होती है तो जो वाटर कंटेंट है आपके ब्लड में वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है और जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे आपने एसाइटिस वगैरह सुना होगा। तो जो भी आप ब्लड वेसल्स है उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली एल्बुमिन क्या करता है, वाटर को उसके अंदर भर के रखता है, बाहर नहीं निकलने देता। जैसे ही क्या होगा, एल्बुमिन की कमी होगी तो कैपिलरी लेवल पे बहुत ज़्यादा वाटर का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी में जो वैकेंट स्थान है, स्पेशल पेरिटोनियम वगैरह है, लंग्स वगैरह है, वहाँ पे क्या होगा, वाटर का एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो जिसका लीवर फेल होता है या लीवर सिरोसिस होता है उसमें इसलिए एसाइटिस देखने को मिलता है, स्पेशली क्रोनिक एल्कोहलिज्म में। ठीक है, तो ये देख के रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इन ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, स्टार्लिंग हाइपोथेसिस, या स्टार्लिंग हाइपोथेसिस तो है, इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्लिंग प्रेशर। Osmotic pressure exerted by the plasma proteins play an important role in the exchange of various substances between the blood and the cell, ठीक, through capillary membrane. According to Starling hypothesis, the net filtration through capillary membrane is proportional to the hydrostatic pressure difference across the membrane minus the osmotic pressure या oncotic pressure difference. तो जनरली क्या होता है
कि एक पॉजिटिव प्रेशर होता है, एक नेगेटिव प्रेशर होता है। तो ये जो है नेगेटिव प्रेशर है 25 mm Hg के आसपास, तो इफेक्टिव प्रेशर जो आता है 10 या 20 के आसपास आता है। जब हम लोग किडनी का फंक्शन पढ़ेंगे तो हम वहाँ इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी आप बेसिक याद करके रखिए इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, स्टार्लिंग फोर्सेस बोलते हैं, और ये एक्सचेंज को प्रॉपर रूप में चलता रहे उसके लिए ये सही से वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं रोल इन द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। देखिए ये बफर्स की तरह कार्य करता है प्लाज्मा प्रोटीन से, पहले भी चर्चा हो चुकी है। प्लाज्मा प्रोटीन पर्टिकुलरली द एल्बुमिन play an important role in the regulation of the acid base balance in the body. This is because of the virtue of their buffering action. तो बफरिंग एक्शन क्या होता है, बफर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड या बेस या कोई मीडियम को चेंज होने का विरोध करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबाउट 15% ऑफ द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ठीक है। हीमोग्लोबिन भी करता है, बहुत सारे हैं जिसमें से 15% जो है वह प्लाज्मा प्रोटीन्स के कारण होता है। रोल इन द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, जाहिर सी बात है प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रोवाइड विस्कोसिटी टू द ब्लड। किसी भी वाटर में कुछ मिला रहेगा इसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, वैसा ही रोल कौन करता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स करती हैं। विच इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। एल्बुमिन प्रोवाइड मैक्सिमम विस्कोसिटी देन द अदर सब्सटेंसेस। तो वही बात है, एल्बुमिन का रोल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो रेगुलेशन द एसिड बेस बैलेंस है क्योंकि ये प्रोटीनियस नेचर इस वजह से करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, रोल इन द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन। ब्लड इज मोर विस्कस देन वाटर। कितना विस्कस होता है, अबाउट द 4 to 5 टाइम। रोल ऑफ इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, अगर हम ब्लड को एक ट्यूब में लेके रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, वह आरबीसी जो है वो क्या होंगी, एक के ऊपर पाइलअप होने लगती हैं, जिसको हम लोग राउलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन ये क्या करते हैं, एक्सलरेट द टेंडेंसी ऑफ राउलेक्स फॉर्मेशन बाय द आरबीसी, ठीक। आरबीसी यहाँ सेटल डाउन स्टार्ट हो जाएंगी। राउलेक्स फॉर्मेशन टर्म याद रखिएगा, इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर जब पढ़ाऊंगा दोबारा चर्चा होगी। विच इज एन इंपॉर्टेंट एंड डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक टूल। ईएसआर के द्वारा हम जानते हैं कि आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये अर्ली स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक में हेल्प करता है। रोल इन द सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल। आप आरबीसी, आप कहीं का भी ब्लड सैंपल आप लेते हैं तो आप वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ पे एचबी की मात्रा सेम है, आरबीसी की मात्रा सेम है। तो ये क्या है, ये आरबीसी की सस्पेंशन स्टेबिलिटी है। कहने का मतलब ये है कि ये सभी जगहों पे, चाहे आप उंगली से ब्लड ले लीजिए चाहे पैर से ले लीजिए, वो ब्लड आरबीसी की संख्या, एचबी की संख्या जो उंगली में होगी वही आपके पैर में होगी। तो ये क्या, ऐसा नहीं कहीं ज़्यादा, कहीं मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, कहीं लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, इक्वली सस्पेंडेड रहता है। During the circulation, the red blood cells remain suspended uniformly in the blood. This is property of the red blood cell called suspension stability. Globulin and fibrinogen help in the suspension stability of the red blood cell. याद रखिएगा कौन है, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन क्या करते हैं, सस्पेंशन स्टेबिलिटी को बना के रखते हैं, किसकी, आरबीसी की, यानी आरबीसी का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करके रखते हैं। आगे देखते हैं रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिफोन सब्सटेंसेस। ट्रिफोन सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वह सेल ग्रोथ के समय क्या होता है, वह उसके पोषण का काम करते हैं न्यूट्रिशन कल्चर में। ट्रिफोन सब्सटेंसेस आर नेसेसरी for nourishment of the tissue cells in the culture. These substances are produced by the leukocyte from the plasma proteins. याद रखिएगा क्या करती हैं, ये नरिशमेंट का कार्य करती हैं, किसमें, जब कल्चर करते हैं उस समय। उनका क्या नाम है, ट्रीफोन। फिर आया क्या आया, रोल एज अ रिजर्व प्रोटीन। तो बहुत सारे जो प्रोटीन हमारे ब्लड सर्कुलेशन में रहते हैं, जिसको जिस सेल को जरूरत होती है वो ब्लड सर्कुलेशन से ले लेता है। तो ड्यूरिंग द फास्टिंग, इनएडिक्वेट फूड इनटेक, inadequate protein intake, the plasma protein utilized by the body as the last source of the energy. Plasma protein is split into amino acid. Amino acid क्या है, it is the simplest form of the protein by the tissue macrophages. Amino acids are taken back by the blood and distributed throughout the body to form cellular protein molecule. ठीक है, सेलुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए जरूरत होगा
प्लाज्मा प्रोटीन से अमीनो एसिड ले लिया जाता है। कहने का मतलब है अमीनो एसिड पुल को बना के रखना। बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स दीज आर कॉल्ड रिजर्व प्रोटीन। ठीक।